हमारे भारत देश में न्याय संवैधानिक प्रक्रिया से दूर होता जा रहा है। एक 2 साल की बच्ची की सर पटक पटक कर उसकी हत्या कर दी जाती है। एक 21 साल की लड़की के साथ जो पहले से ही 5 महीने की गर्भवती होती है, उसके साथ कुछ लोग मिलकर गैंगरेप करते हैं, जिसमें उस बच्चे की भी मौत हो जाती है जो दुनिया में आया ही नहीं होता है। जिसके बाद इंसाफ के लिए वो पीड़िता दशकों तक न्याय के लिए भटकती है और उसके बाद गैंगरेप के तमाम दोषियों को रिहा कर दिया जाता है। बकायदा माला पहनाकर, मिठाइयाँ खिलाकर उनका स्वागत सत्कार होता है। और ऐसा उस बीजेपी सरकार में होता है जो राम राज्य लाने की बात करती है, जो नारी वंदना की बात करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुणिमा। करीब 20 साल के लंबे इंतजार के बाद बिल्किस बानो गैंगरेप एंड मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद आज न केवल बिल्किस बानो बल्कि आज उन तमाम पीड़िताओं को न्याय मिला है जो दशकों से दुष्कर्म के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ती आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इस बात का भी प्रमाण मिल गया है कि बीजेपी की सरकार अपराधियों और बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है। लेकिन आज कोई मीडिया वाला न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछेगा जो नारी वंदना की बात करते हैं, न मंत्री स्मृति ईरानी से कोई सवाल होगा जो नारी शक्ति की बात करती है, और ना ही कोई गृह मंत्री अमित शाह से ये सवाल करेगा कि बलात्कारियों को रिहाई देने की ऐसी क्या जल्दी थी। 8 जनवरी 2024 बिल्किस बानो के लिए ऐसे ही खास नहीं। करीब 20 साल के लंबे संघर्ष के बाद आज बिल्किस बानो को न्याय मिला है। वो घटना 27 फरवरी 2002 की थी, जब अयोध्या से गोधरा आ रही साबरमती एक्सप्रेस के 2 कोच जला दिए गए, जिसमें करीब 60 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। जिसके बाद 3 मार्च 2002 को बिल्किस बानो के परिवार पर हमला किया गया, जिसमें 5 महीने की प्रेग्नेंट बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और 3.5 साल की बच्ची का सर कुचलकर उसका कत्ल कर दिया गया। ऐसे करके परिवार के कुल 15 लोगों की हत्या की गई। जिसके बाद 2002 से 2003 के बीच सबूत की कमी के चलते स्थानीय पुलिस ने बिल्किस बानो का ये केस दर्ज करने से मना कर दिया। जिसके बाद दिसंबर 2003 में बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका दायर की। कोर्ट ने सीबीआई को मामले की जांच करने के आदेश दिए। जिसके बाद जनवरी 2004 में सीबीआई ने सभी संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। अगस्त 2004 में बिल्किस ने सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को नुकसान पहुंचाने का मुद्दा उठाया। जिसके बाद हाईकोर्ट ने केस को अहमदाबाद से बॉम्बे हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद जनवरी 2008 में निचली अदालत ने 13 लोगों को बिल्किस के साथ बलात्कार करने, आपराधिक साजिश में शामिल होने और हत्या का दोषी करार दिया गया, जिनमें से 11 को उम्र कैद की सजा मिली। इस फैसले को दोषियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और मई 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। जिसके बाद 13 मई 2022 में 15 साल से ज़्यादा की जेल सज़ा काट चुके कैदी ने सुप्रीम कोर्ट से रिहाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट से रिहाई की याचिका दायर करने वाले दोषी का नाम राधे श्याम शाह था, क्योंकि ये घटनाक्रम गुजरात में घटा था। इसी के चलते 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार की नीति के तहत 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया। जिसके बाद 30 नवंबर 2022 को बिल्किस बानो ने इन 11 दोषियों के रिहाई के खिलाफ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। जिसके बाद 12 अक्टूबर 2023 को बिल्किस बानो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा और फिर वो अंतिम तिथि आ गई 8 जनवरी 2024 को, जब गुजरात सरकार के 11 दोषियों को रिहा करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो आइए दोस्तों, पहले सुनते हैं कि बिल्किस बानो गैंगरेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस नागरत्ना इस पूरे केस को लेकर क्या कुछ कहती है। बिल्किस बानो गैंगरेप एंड मर्डर केस में फैसला सुनाते हुए जस्टिस बी वी नागरत्ना ये कहती है कि अपराधियों के पास
2 हफ्ते का वक्त है सरेंडर करने के लिए, यानी उन्हें दोबारा जेल जाना होगा। अगर सेक्शन 432 की बात करें तो जहां अपराध हुआ और जहां अपराधी जेल में है वो इररिलेवेंट है। इस सेक्शन के तहत जहां ट्रायल हुआ और जहां सजा मिली वहां की सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है और ये फैसला लेने के लिए इस मामले में गुजरात सरकार को ये फैसला लेने का अधिकार ही नहीं है। और दोस्तों, किस तरीके से गुजरात की बीजेपी सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की जज कहती हैं, इस पूरे मामले में गुजरात सरकार अपराधी के साथ मिली हुई है। अगर गुजरात सरकार को कानून के प्रावधानों का ख्याल होता तो खुद रिव्यू पिटीशन डालते कि वो इस मामले में प्रयुक्त सरकार नहीं है। गुजरात सरकार ने अपने अधिकार से बाहर काम किया है, अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है। ये एक क्लासिक केस है जहां इस कोर्ट के आदेश का इस्तेमाल कानून का उल्लंघन करने के लिए किया गया है। अब दोस्तों, इसमें एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि गुजरात हाई कोर्ट ने अपना ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले आने के बाद अपना फैसला सुनाया। इस पर जस्टिस नागरत्ना क्या कहती है? सरकार को फटकार लगाते हुए जस्टिस नागरत्ना कहती हैं कि दोषी राधेश्याम शाह ने अपनी याचिका में महत्वपूर्ण तथ्य छुपा लिए थे। दोषी ने कोर्ट के साथ फ्रॉड किया है। अदालतों को ये ध्यान रखना चाहिए कि न्याय है क्या। यह इस कोर्ट का फर्ज है कि मनमाने फैसलों को जल्द से जल्द ठीक करे और जनता के भरोसे की नींव को बरकरार रखे। Honorable judges, Justice Nagaratna and Justice Bhuiya, they have very categorically stated what is the legal analysis and reason for setting aside, quashing the remission orders and directing the convicts to return to prison within a fortnight. The court has said, and it's a scathing indictment of the state of Gujarat. The court has said that the law is clear. The appropriate government is the government where the accused are tried and sentenced. The appropriate government is the government where the accused are tried and sentenced, which, as we know, in the case of Bilkis Bano, which is a case emerging from the violence that took place in 2002 in Gujarat. And in this particular trial, there were about 14 counts of murder, including little babies and infants, and gang rapes of women, including a pregnant woman. And in this case, the trial was transferred by the Honorable Supreme Court to a special court in Maharashtra, where they were convicted, and that conviction has been upheld by all superior courts. Therefore, the appropriate government, as has been decided by this court and which is plain in the meaning of the Code of Criminal Procedure, Section 432, was the state of Maharashtra. The court said that the order that was obtained in 2022 May from this court saying that the state of Gujarat will decide is an order which was obtained by playing fraud upon this court, is an order which was obtained by playing fraud upon this court. All facts were not placed before the court. If such an order is obtained, that order has no meaning in the eyes of law. It is a nullity in the eyes of law. And there are many judgments of the court which have been cited. Therefore, the court has said that given all this, the manner in which the remission orders were passed by the state of Gujarat, which had no power to do so, दोस्तों, राम मंदिर के शोर में अब हमारा गोदी मीडिया सरकार से ये सवाल नहीं पूछेगा कि आखिर 20 सालों तक इन 11 बलात्कारियों को क्यों बचाया जा रहा था। 15 अगस्त 2022 को जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से नारी शक्ति, नारी सम्मान को लेकर भाषण दे रहे थे, उसी के कुछ घंटे बाद एक महिला के बलात्कारियों को, उन 11 दोषियों को रिहा कर दिया जाता है। बाकायदा फूल मालाओं से उनका स्वागत होता है, उन्हें मिठाइयाँ खिलाकर उनका सम्मान किया जाता है।
इस फैसले से बिल्किस बानो टूट जाती हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि क्या दुष्कर्म के आरोप में न्याय अपराधी की धर्म या जाति देखकर मिलेगा? आखिर क्यों केंद्र की मोदी सरकार और गुजरात सरकार ने मिलकर पूरी ताकत झोंक दी बलात्कारियों को बचाने में? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद अभी भी कुछ न्याय अधूरा सा लगता है, क्योंकि अब एक बार फिर से आरोपियों के पास महाराष्ट्र कोर्ट में अपनी इस सजा के खिलाफ याचिका दायर करने का एक और मौका मिल गया है। ऐसे में अब क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सबक लेगी या एक बार फिर दोषियों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा देगी? 2021 में मुंबई की ट्रायल कोर्ट की एक सिविल जज ने इस केस को लेकर ये कहा था कि बिल्किस बानो इन तमाम आरोपियों से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, बल्कि ये लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। लेकिन इस जघन्य दुष्कर्म की घटना के पीछे वजह थी कि बिल्किस बानो एक दूसरे धर्म विशेष की महिला थी। एक धर्म विशेष से इतनी नफरत क्यों कि एक महिला का बलात्कार कर दिया जाता है, उसकी 2 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया जाता है। हमारे देश में मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों? इसे लेकर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। ऐसे में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या वो बीजेपी पार्टी जो अपनी शरण में बृजभूषण सिंह, सक्षम पटेल, कुणाल पांडे, राधेश्याम शाह जैसे बलात्कारियों को पाल रही है, कि क्या ऐसी पार्टी सच में राम राज्य ला सकती है? बनारस, जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां एक छात्रा के साथ दुष्कर्म होता है, आरोपी बीजेपी से होते हैं। गुजरात, जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, उन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे तमाम बलात्कारियों की रिहाई होती है, फूल मालाओं से उनका स्वागत होता है। लेकिन एक भी सवाल उस गुजरात सरकार से नहीं, जिसके ये प्रमाण सामने आ गए हैं कि गुजरात सरकार तमाम उन बलात्कारियों, उन दोषियों के साथ मिली हुई थी। ना एक सवाल, ना एक बयान। स्मृति ईरानी या बीजेपी की वो तमाम महिला सांसद जो खुद अपनी सरकार से एक सवाल पूछ सकती थी, आज वो तमाम महिला सांसद चुप हैं। अंजनम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, श्वेता सिंह, रूबिका लियाकत जैसी बड़ी बड़ी महिला पत्रकार जो कि अपनी पत्रकारिता तो खो ही चुकी हैं, लेकिन एक महिला होने के नाते वो जरूर बिल्किस बानो से जुड़े तमाम सवालों को एक बार सरकार से जरूर पूछ सकती थी, लेकिन वो भी आज चुप है। अब समझने वाली बात ये है कि अगर बिल्किस बानो के एक मुसलमान होने से इतनी दिक्कत थी, तो आपको इस बात से दिक्कत क्यों नहीं थी कि उन तमाम बलात्कारियों को एक संस्कारी ब्राह्मण बोलने वाला भी एक बीजेपी का ही विधायक था? तो ऐसे में क्या बीजेपी का एक आइडियल हिंदू राष्ट्र क्या ऐसे बलात्कारी ब्राह्मणों के कंधे पर खड़ा होगा? दोस्तों, अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले इस फैसले का आना, बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला, ये वो सजगता की घंटी है जो हमारे भारत देश की जनता को एक बार फिर अलर्ट कर रहा है कि जो राम राज्य आपको दिखाया जा रहा है वो सिर्फ एक झूठ का पर्दा है, जिसके पीछे एक बहुत गंदा राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? इन तमाम मुद्दों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।